हेलो एवरीवन। जो भी लाइव है प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। हेलो एवरीवन, जो भी लाइव है प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। क्लियर है? देखो भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट से। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट मैं तुम्हें ईएमटी में बता चुका हूँ और मैं सभी बैचेस में बता चुका हूँ, क्रैश कोर्स में भी और जो रेगुलर बैच है उसमें भी बता चुका हूँ। अच्छा, एक चीज और, रेगुलर बैच वाले जो बच्चे हैं जो ये क्रैश कोर्स की क्लास ले रहे हैं, तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स आप यही ले लेना, मैं यहीं पे पूरा करा देता हूँ, क्योंकि बार बार मैं कराऊंगा तो इतना टाइम आपका वेस्ट होगा कि एक बार वहां कराऊं एक बार यहाँ कराऊं। इससे अच्छा है कि लास्ट में एक बार रिवाइज करा दूंगा सारा, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये क्लास ले लेना आप, ये मतलब आप रिकॉर्डेड में भी देख लेना, क्रैश कोर्स में आपकी जा रही है ये क्लासेस, तो वहाँ पे भी आप देख ही रहे हो। तो ये मैं पूरा ही करा रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स वगैरह वाला हिसाब इसमें नहीं है, मैथमेटिकल फिजिक्स में मैं पूरा ही करा। तो इस पे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में बेसिक चीजें आपको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की पता ही होंगी, ईएमटी के अंदर मैं बता चुका हूँ। इस तरह का हम डायग्राम बनाते हैं, ये आपको काम आएगा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट मेनली जब हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, कंटूर वगैरह सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट है, एक ये z है, ये x है और ये x है, ये y है और ये z है। और हमने लिया हुआ एक प्लेन जिसको हम एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं, ये प्लेन है हमारे पास। और ये जो प्लेन है इसको हम बोल रहे हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस है r, यहाँ से एंगल बन रहा है थीटा जिसको हम कहते हैं पोलर एंगल। इसका यहाँ से हमने प्रोजेक्शन डाल दिया ऐसे, ये प्रोजेक्शन डाला तो यहाँ से ये लाइन मिली। ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है दोनों सेम होंगी। ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी r cos थीटा और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी r sin थीटा। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी r sin थीटा। यहाँ से जो एंगल होता है फाई एंगल को हम कहते हैं अजीमुथ एंगल। और इस अजीमुथ एंगल के जब हम यहाँ से एंगल बना रही है तो इसके दो कंपोनेंट जाएंगे। ये कंपोनेंट जो जाएगा ये होगा r sin थीटा cos फाई, और ये जो एंगल जाएगा ये एंगल कहलाएगा r sin थीटा और sin फाई। ठीक है, तो यहाँ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में तीन कोऑर्डिनेट चलते हैं, r थीटा और फाई। थीटा जो है उसको हम कहते हैं पोलर एंगल, और जो फाई है इसको हम कहते हैं कौन सा एंगल, अजीमुथ एंगल। क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर इनको हम एक्स में कन्वर्ट करें तो एक्स में आ गया r sin थीटा और cos फाई, और y में कौन सा आ गया, y में आ गया r sin थीटा और sin फाई, और z में हमारे पास कौन सा आ गया, z में आ गया r sin थीटा, r cos थीटा। z में हमारे पास कौन सा आ गया, r cos थीटा। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, कोई नई चीज मैंने तुम्हें नहीं बताई है। अब हम क्या करें कि हम पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं। पोजीशन वेक्टर, ये जो पॉइंट P है, मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं, इसको r के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, तो P का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने लिखा r से। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखते हैं ना। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। तो यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू अब हमारे पास है, तो आर वेक्टर की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप, और ये कितना हो गया, ये हो गया आर कॉस थीटा के कैप।
तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पर कोई पॉइंट है तो उसका ये पोजीशन वेक्टर आ गया, जिसको हमने थीटा फाई के टर्म्स में रिलेट कर दिया। हमें पूछ लिया जाता है इसका यूनिट वेक्टर बताओ, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे बताएंगे, जैसे निकालते हैं हम यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है आर का जो वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो होता है आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड। ऐसे ही इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। तो यूनिट वेक्टर जो आएगा इसका आर मॉड की वैल्यू हो जाएगी इसके केस में 1। आर मॉड की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसका जो यूनिट वेक्टर बन जाएगा वो बन जाएगा साइन थीटा। देखो यहां पर लिखा हुआ है आर, आर से आर खत्म, ये आर कैंसिल, ये आर कैंसिल, ये आर कैंसिल, तो इसका जो यूनिट वेक्टर बन जाएगा वो बन जाएगा साइन थीटा कॉस फाई। और ये बन जाएगा साइन थीटा साइन फाई जे कैप। और ये बन जाएगा कॉस थीटा के कैप। तो आर मतलब रेडियल वेक्टर, आर का मतलब है रेडियल वेक्टर, तो रेडियल वेक्टर जो है उसका यूनिट वेक्टर आ गया ये। रेडियस वेक्टर जो है उसका यूनिट वेक्टर आ गया। दूसरा हमारे पास जो यहाँ पर है वो है थीटा, यानी कि पोलर एंगल। तो पोलर एंगल को यदि हमें यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, पोलर एंगल, तो पोलर एंगल को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, थीटा कैप। थीटा कैप को जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे हम, डी आर ओवर डी थीटा, और डी आर ओवर डी थीटा का मॉड, डी आर ओवर डी थीटा का मॉड। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, आपको ये ध्यान रखना है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ध्यान नहीं रखनी है। थीटा कैप को कैसे डिफाइन करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसकी हालांकि वैल्यू जो बनती है वो ये बनती है, पूरा डिफरेंशिएशन करके आर कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर साइन थीटा के कैप। और इसका जो मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड हो जाता है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें याद नहीं रखना है, हमें ये याद रखना है कि जो थीटा कैप है उस यूनिट वेक्टर के उस फॉर्म में उसको कैसे लिखें। सिमिलरली इसी तरह से आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो फाई कैप है, फाई कैप जो है, फाई कैप को यदि आपको यूनिट वेक्टर में लिखना है तो वो कैसे लिखोगे, उसको लिखोगे डेल आर अपॉन डेल फाई और अपॉन डेल आर अपॉन डेल फाई। ये हो जाएगा कौन सा, फाई। तो ये तीनों को हमने किसके फॉर्म में लिख लिया, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख लिया। यहां तक क्लियर है सभी को चीजें। आगे नेक्स्ट, जिस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के केस में आई जे के का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो आई क्रॉस जे वो बनता है के, जे क्रॉस के वो बनता है आई, और के क्रॉस जे वो के क्रॉस आई ये बनता है जे। तो इसी तरह से यहां पर अगर हम करें आर कैप थीटा कैप और फाई कैप, तो आर कैप क्रॉस थीटा कैप वो बनेगा यहाँ पर फाई कैप, थीटा कैप क्रॉस फाई कैप वो बनेगा यहाँ पर आर कैप, और फाई कैप क्रॉस आर कैप, फाई कैप क्रॉस आर कैप वो बनेगा यहाँ पर थीटा कैप। और इनको अगर हम रिवर्स करके लिखें, यानी कि जे क्रॉस आई लिखे तो वो बनेगा माइनस के क्रॉस जे लिखे तो वो बनेगा माइनस आई, और आई क्रॉस के लिखे तो वो बनेगा माइनस जे। तो ऐसे ही सेम कहानी यहाँ पर चलेगी। फिर इनका लिखा जाता है लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट कैसे लिखा जाता है, लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट बनेंगे तीनों के। एक बनेगा रेडियल डायरेक्शन में लाइन एलिमेंट, इसको मान लिया मैंने डी आर वेक्टर, छोटा सा एलिमेंट ले लिया। तो इसका जो लाइन एलिमेंट बनेगा डी एल वन बन जाएगा डी आर वेक्टर
डी आर और आर कैप, ये वेक्टर में लिया तो इसको वेक्टर बनाना है तो डी आर और आर कैप, जिस डायरेक्शन में ले रहे हो, जिसका लाइन एलिमेंट बना रहे हो, उसी का यूनिट कैप वेक्टर लगा दो। फिर बनाना है DL2, DL2, तो वो कैसे बनाओगे, यहां से ये जो एंगल है, ये एंगल बन रहा है थीटा और ये एंगल है आर। मान लेते हैं ये डी थीटा एंगल चल लिया, तो ये जो स्पेयर है इस पे इस तरह से चल रहा है पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये ऐसे चल रहा है, यू ऐसे चल रहा है ऐसे, तो यहाँ से एक आर्क बन गया और मान लिया जो यहाँ से यहाँ चलने में एंगल बनाया वो कितना बनाया, डी थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये कहलाएगी DL2। तो ये DL2 कितनी हो जाएगी, आर्क की लेंथ के बराबर, आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। तो DL2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डी थीटा। और मैं कह रहा हूँ जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वहीं पर लेना है हमें यूनिट वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा कैप। फिर थर्ड हमारे पास जो लाइन एलिमेंट बनेगा वो DL3 बनेगा। DL3 कैसे बनेगा, वो हमने प्रोजेक्शन डाला था ये वाला, ये जो प्रोजेक्शन आया था ये कितना आया था, आर साइन थीटा। वो सर्किल ऐसे घूम रहा है यू पूरा हॉरिजेंटल पे, तो वो सर्किल हॉरिजेंटल पे जो घूम रहा है, ये घूम रहा है। मान लिया कि यहाँ से ये एंगल बनाया कितना, D5, यहाँ से ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ ये बनाया D5, और ये जो एंगल, ये जो साइड थी ये थी आर साइन थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कहलाएगी DL3। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा D5। तो यहाँ से DL3 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आर साइन थीटा D5, और जो यूनिट वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई कैप। यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, फाई कैप। एक पूरे पूरे स्पेयर के लिए अगर हम लिमिट्स की बात करें तो पूरे स्पेयर के लिए लिमिट्स जो होंगी, आर की जो लिमिट होगी वो होगी इनफाइनाइट तक जा सकती है। भाई आर की वैल्यू को इनफाइनाइट तक ले जाओ आप, और कहाँ से चालू होगी, जीरो से। अगर हम बात करें थीटा की लिमिट, तो थीटा की लिमिट एक पूरे स्पेयर के लिए कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस पाई से लेकर कहाँ तक, प्लस पाई तक। नहीं, माइनस पाई से नहीं, जीरो से। इसकी जो लिमिट आएगी वो कहाँ से आएगी, जीरो से और पाई तक। और पाई की जो लिमिट है वो कहाँ तक जाएगी, 2 पाई तक। कहाँ से, जीरो से। तो ये इनकी लिमिट होती है। यहाँ तक क्लियर। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। यदि हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का डाइवर्जेंस लेंगे, डाइवर्जेंस इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, डाइवर्जेंस इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर हम डाइवर्जेंस लिखें तो वो डाइवर्जेंस लिखा जाएगा, डाइवर्जेंस, मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, पहले ग्रेडियंट बता देता हूँ, ग्रेडियंट यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो है वो डेल होता है, और डेल को हम डिफाइन करते हैं कैसे, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप। अब यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट बदल गए, वो हो गया आर थीटा और फाई। तो जब आप ग्रेडियंट को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखोगे, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 1/r² डेल ओवर डेल आर, और यहाँ पर हो जाएगा आर कैप, ये हो जाएगा 1/r साइन 1/r डेल ओवर डेल थीटा, और ये हो जाएगा थीटा कैप, और ये हो जाएगा 1/r साइन थीटा, 1/r साइन थीटा डेल ओवर डेल फाई और फाई कैप। क्लियर है यहाँ तक बात। इसको याद रखना, मेनली इसको ये याद रखना, कल मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी कराए थे तो उसमें मैंने पहला वाला पार्ट उठाया था, ये वाला पार्ट उठाया था मैंने सिर्फ, जब मैंने क्वेश्चन कराए थे। अब मेरे को डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस निकालने के लिए मेरे को वेक्टर चाहिए, तो मान लिया मैंने कोई वेक्टर है ए,
उस वेक्टर के 3 कोऑर्डिनेट होंगे। अगर मैं कार्टेशियन में लिखूं तो कार्टेशियन में होता है ax i कैप, ay j कैप और कितना होता है az k कैप, अगर कार्टेशियन में लिखे, इन कार्टेशियन। अब अगर मैं उसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखूं तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे लिखा जाएगा, ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई और फाई कैप। ये किस में हो गया, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में हो गया। ये किस में हो गए, स्पेरिकल में हो गए। तो अब मेरे को निकलना है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में कितना होगा भाई, डाइवर्जेंस में डेल की और डेल ऑपरेटर की वैल्यू तो ये है, और एरिया वेक्टर है ये, एरिया सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है ये। क्या प्रोडक्ट आएगा, ये बनेगा 1/r² डेल ओवर डेल आर, और आर एक हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ए आर, प्लस यहाँ बनेगा 1/r डेल ओवर डेल थीटा, यहाँ थीटा और ये वाला थीटा तो ये आएगा ए थीटा, फिर यहाँ आएगा 1/r साइन थीटा, यहाँ पर फाई कैप, यहाँ पर फाई कैप, तो ये बनेगा डेल ओवर डेल फाई, और ये क्या हो जाएगा ए फाई। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए की। क्लियर है ये बात। अब देखो, अगर मेरे को कर्ल लिखना है, कर्ल, तो स्पेरिकल के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हम कर्ल लिखते हैं, मान लो हमारे पास कोई कर्ल है ए वेक्टर का, तो उसको हम स्पेरिकल में कैसे, सॉरी कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप। यहाँ लिखा जाता है डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। यहाँ होता है ए एक्स, ये होता है ए वाई और ये होता है ए जेड। ये स्पेरिकल की मैं बात कर रहा हूँ। यदि मेरे सॉरी कार्टेशियन की, अब मेरे को स्पेरिकल में लिखना है, तो स्पेरिकल में क्या आएगा भाई, स्पेरिकल में आएगा, यहाँ आ जाएगा आर कैप, यहाँ आ जाएगा थीटा कैप और यहाँ आ जाएगा फाई कैप। अब यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स की जगह यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर है 1/r² डेल अपॉन डेल आर, तो यहाँ क्या बनेगा 1/r² डेल अपॉन डेल आर। दूसरा बनेगा 1/r डेल ओवर डेल थीटा, और तीसरा क्या बनेगा 1/r साइन थीटा और डेल ओवर डेल फाई। यहाँ पर बन जाएगा ए आर, यहाँ पर बन जाएगा ए थीटा और यहाँ पर क्या बन जाएगा ए फाई। क्लियर। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन क्या निकाल सकते हो, आप कॉमन निकाल सकते हो 1/r² साइन थीटा। निकालना चाहो तो निकाल लो, नहीं तो मत निकालो। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को। इसी का दूसरा फॉर्म ये भी बनता है, इसी का दूसरा फॉर्म में बनाना चाहूं तो वो ऐसे भी लिखा जाता है, कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू 1/r² साइन थीटा। ये कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ आर, यहाँ पर थीटा कैप, यहाँ पर फाई कैप, ये हो गया डेल ओवर डेल आर, ये हो गया डेल ओवर डेल थीटा और ये हो गया डेल ओवर डेल फाई, डेल ओवर डेल फाई, और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली रो से, ए आर ऐसा का ऐसा। यहाँ से जो आपने आर स्क्वायर कॉमन निकाला होगा तो आर ए थीटा, और यहाँ से आर साइन थीटा कॉमन निकाला होगा तो ये बना होगा आर साइन थीटा और ये ए फाई, ऐसे लिख दिया है।
अब अगर मेरे को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है, 3 डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन होता है, dl1 dl2 और dl3। dl1 कितना है, वो है dr और r कैप। dl2 कितना था, dl2 था हमारे पास r d थीटा और थीटा कैप। और dl3 कितना था, वो था r sin थीटा d फाई और फाई कैप। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाई dr। तो अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है इसमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। ये बहुत काम आएगा वॉल्यूम वाला, क्योंकि हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जब हम पढ़ेंगे वहां पर हमें बहुत काम आने वाला है वॉल्यूम। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? जिस तरह से स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, उसी तरह से एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास चलते हैं सिलेंड्रिकल में, वो एक होता है आर या रो। इसकी रेडियस को कहा जाता है रो। इसका जो एंगल हो गया, जो अजीमुथ एंगल है, वो फाई। और ये हो गया जेड। तो ये हो जाती है रेडियस। ये रेडियस जो है, कई बुक्स के अंदर आप देखोगे इसको आर से लिखा होगा, या कई बुक्स में आपको एस से भी लिखा मिलेगा। कई बुक्स में इसको रो से लिखते हैं, तो अलग अलग किताबों के नोटेशन है। फाई का मतलब होता है वही अजीमुथ एंगल, और जेड का मतलब हो गया हाइट। अब ये जो है वो इस तरह से बना हुआ है। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर ये सिलेंडर पे ये यहाँ पर मैंने कोई बीच में ऐसे पॉइंट ले लिया है, यहाँ बना लिया मैंने, और ये पॉइंट है। तो इसकी रेडियस तो हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैंने ऐसे कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया यहाँ। तो यहाँ से डाला मैंने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर दिया, तो ये डिस्टेंस आई, ये डिस्टेंस आ गई। ये हो गया एक पॉइंट, इधर चला गया, और एक ये हो गया। ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z। तो इसकी रेडियस तो फिक्स हो गई। ये जो है ये डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस, जो कि कितनी है, रो। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, रो। यहाँ से कौन सा एंगल, अजीमुथ एंगल, जो हो गया फाई। तो ये जो डिस्टेंस है एक्स पे आ जाएगी, ये एक्स पे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, रो कॉस फाई। और इसी तरह से वाई पे जो डिस्टेंस चली जाएगी, वो कितनी चली जाएगी, रो साइन फाई। तो यहाँ पर जो x है, x वो हो जाएगा रो कॉस फाई, और y जो है वो कितना हो जाएगा, रो साइन फाई। और z में कोई चेंज होगा नहीं, तो z एज इट इज रहेगा, z का z रहेगा। यहाँ से आप इसका पोजीशन वेक्टर बना सकते हो, जैसे आपने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में बनाया था, वो बनाने वाला हूं नहीं। सिंपल सी कहानी। फिर यहाँ पर आपको 3 लाइन एलिमेंट निकालने होता है, dl1 dl2 और dl3। dl1 यानी कि रेडियस के अलॉन्ग, तो dl1 जो होगा वो होगा वही जो वहां पर आया था dr, यहाँ पर लिख दोगे d रो। तो यहाँ लाइन एलिमेंट हो जाएगा d रो, और यूनिट वेक्टर इसका कितना हो जाएगा, रो क्या। dl2 निकालना है, dl2 निकालना है, तो वो वहां पर बना था कितना, वहां पर बना था r d थीटा। यहाँ पर 2 कितना बनेगा, वो बनेगा रो d फाई। कितना बनेगा, रो d फाई, रो d फाई। और किस डायरेक्शन में जा रहा है, फाई कैप, तो ये फाई कैप। तीसरा जो यहाँ पर, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, dl3 वो कितना रहेगा, dz। तो यहाँ पर भी कितना रहेगा, dz रहेगा। और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, z। इसका जब आप वॉल्यूम निकालना चाहोगे, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि वो बनेगा रो डी रो डी फाई और dz। यहाँ पर जो लिमिट होगी, जो रेडियस वाली लिमिट होगी, वो होगी 0 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकता है। फाई की जो लिमिट होगी dl2 में, फाई की लिमिट होगी 0 से 2 पाई, और z की जो लिमिट होगी वो -z से और z तक। ठीक है।
अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ग्रेडियंट लिखना है तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट की वैल्यू होगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में वो होगी डेल अपॉन डेल रो। वहां थी 1/r² डेल अपॉन डेल आर आर, यहाँ पर आएगी डेल अपॉन डेल रो। डेल अपॉन डेल रो ये होगी ग्रेडियंट की वैल्यू, प्लस 1/रो, वहां पर था 1/r, यहाँ 1/रो डेल अपॉन डेल फाइव। और तीसरी वैल्यू जो बनेगी यहाँ पर वो बनेगी डेल अपॉन डेल जेड। आई कैप जे कैप, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये बनेगा रो कैप, ये बनेगा फाई कैप और ये बनेगा जेड कैप। अब अगर यहाँ पर डाइवर्जेंस लिखना है किसी वेक्टर का, तो डाइवर्जेंस अगर मैं किसी वेक्टर का लिखना चाहता हूं तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/रो। 1/रो डेल अपॉन डेल रो, और यहां मैंने लिखा ए, और इसको मल्टीप्लाई ए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर रो से, रो, और इसको लिखा मैंने ए रो, प्लस ये वैल्यू 1/रो डेल अपॉन डेल फाइव, और ये ए फाइव, और ये वैल्यू लिखी मैंने डेल अपॉन डेल जेड, और ये लिखा मैंने ए जेड। ये किसकी वैल्यू हो गई, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई डाइवर्जेंस की, ये वैल्यू किसकी हो गई, ग्रेडियंट की। और अगर कर्ल लिखना है यहाँ पर, तो कर्ल किसके इक्वल हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए वो इक्वल हो जाएगा 1/रो, 1/रो रो कैप, ये हो जाएगा रो फाई कैप, रो फाई कैप, और ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी रो जेड कैप। एक चीज, एक मिनट रुकना, एक मिनट, पहले इसको वैसा लिख देता हूं मैं, रो कैप फाई कैप, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी जेड कैप। ये हो गया डेल ओवर डेल रो, ये हो गया 1/रो डेल ओवर डेल फाई, और ये हो गया डेल ओवर डेल जेड। ये हो जाएगा ए रो, ये हो जाएगा ए फाई, और ये हो जाएगा ए जेड। इसमें से अगर 1/रो को कॉमन निकाल लेते, इसमें से यदि 1/रो को कॉमन निकाल लेता हूं तो ये बन जाएगा हमारे पास कर्ल ऑफ ए, 1/रो को कॉमन निकाल लिया है, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये बनेगा रो कैप, रो फाई कैप, और रो जेड कैप, रो फाई कैप ना, इसी रो में से निकाल रहे हैं बस, और ये रो ए फाई, रो ए फाई, तो यहां बनेगा डेल ओवर डेल रो, और ये बन जाएगा ए रो डेल ओवर डेल फाई, और ये क्या बन जाएगा, जेड कैप, जेड कैप, और ये होगा डेल ओवर डेल जेड, और ये होगा ए जेड। एक मिनट, एक मिनट, इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ करी है शायद, हाँ, इसमें भी आप चेंज करो, क्योंकि हमने यहाँ से आर स्क्वायर साइन थीटा निकाला है, तो यहाँ पर भी इसको आर से मल्टीप्लाई करो, और इसको भी मल्टीप्लाई करो आर साइन थीटा से। हाँ, ये आएगा, इसको सही कर लेना, करेक्ट कर लेना। क्लियर है यहाँ तक। एक ऑपरेटर और लिख लेते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर। लैप्लासियन ऑपरेटर अगर हमें लिखना है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में जो लैप्लासियन ऑपरेटर है उसको लिखा जाता है डेल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/r² डेल ओवर डेल आर, और ये बन जाता है r² डेल ओवर डेल आर, और यहां पर बनता है 1/r साइन थीटा, ये याद करने वाला है भाई, डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा, और थर्ड जो बन जाता है वो बन जाता है 1/r² साइन थीटा, और डेल 2/डेल फाई 2, ये लाप्लासियन ऑपरेटर है, यानी कि डेल स्क्वायर अगर कहीं लिखा दिखा मिले तो वो लाप्लासियन ऑपरेटर है।
इसी तरह से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी हम लाप्लासियन ऑपरेटर लिख सकते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो सिलेंड्रिकल में जो लाप्लासियन ऑपरेटर आता है, सिलेंड्रिकल में आता है ये डेल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल टू अपॉन डेल रो टू प्लस वन अपॉन रो, डेल अपॉन डेल रो प्लस वन अपॉन रो स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल फाई टू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड टू स्क्वायर। ये सिलेंड्रिकल ऑपरेटर में सिलेंड्रिकल में लाप्लासियन ऑपरेटर। क्लियर है यहाँ तक? अब एक थ्योरम होती है जिसको कहते हैं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, ए का मतलब है एरिया वेक्टर, ए का मतलब है कोई वेक्टर है और ds का मतलब है एरिया वेक्टर, ये बराबर होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए और dv। यहाँ पर जो s है ये है एरिया वेक्टर, ये है एरिया वेक्टर, और ये जो है ये है वॉल्यूम, ये वेक्टर नहीं है, ये वॉल्यूम है सर। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप सरफेस इंटीग्रेशन को किस में चेंज कर सकते हो? वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन में कुछ कराऊं आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड, फाइंड आउट द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड, फाइंड आउट द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड v इक्वल्स टू r स्क्वायर r वेक्टर थ्रू द सरफेस through the surface S, through the surface S of a sphere of radius a, sphere of radius a centered at the origin, centered at the origin। ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है 4 पाई a क्यूब, ऑप्शन बी हमें दिया है 4 पाई a पावर 5, ऑप्शन सी दिया है 4 पाई a पावर 4 और ऑप्शन डी दिया है 4 पाई r पावर a पावर 7। देखो यहाँ फ्लक्स क्यों पूछा है? फ्लक्स इसलिए पूछा है कि ए डॉट डी एस, वेक्टर डॉट डी एस जो है वो क्या होता है? फ्लक्स होता है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है फ्लक्स बताओ। वेक्टर जो फील्ड है वो है कौन सा दिया है? v और r स्क्वायर r। तो इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में सॉल्व करें, कैसे बनेगा? फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स जो है वो बराबर होगा क्लोज इंटीग्रेशन v डॉट डी एस। अब इस v डॉट डी एस को क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है डाइवर्जेंस ऑफ v और dv, डाइवर्जेंस ऑफ v dv। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर लिखे तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में पहला वाला जो था डाइवर्जेंस का वो क्या था? पहला वाला टर्म डाइवर्जेंस का 1/r² डेल अपॉन डेल आर आर कैप, डाइवर्जेंस का है ना ये वाला पहला टर्म है 1/r² डेल अपॉन डेल आर और ए आर, ये वाला उठा लो सिर्फ।
तो ये क्या बनेगा, डाइवर्जेंस का बनेगा 1/r² डेल ओवर डेल आर और ए आर यानी कि वी आर। अब वी आर जो है वो लिखा हुआ है r²r वेक्टर, ये लिखा है r²r वेक्टर। आर वेक्टर को यूनिट में कन्वर्ट करो तो वो आएगा r³ हो जाएगा। भाई ये जो आर वेक्टर होगा इसको लिख सकते हैं r कैप इंटू आर का मॉड, तो यानी कि वैल्यू हो जाएगी r³ और r यूनिट वेक्टर है, तो डाइवर्जेंस होगा तो यूनिट वेक्टर खत्म, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अच्छा यहाँ पर r² से भी मल्टीपल है, यहाँ पे r² से और मल्टीपल होता है, करा नहीं है क्या मैंने? ये r² से भी मल्टीपल होता है, मैंने लिखा नहीं है, शायद मैं लिख देता हूँ भी वहाँ पे r² हो रहेगा यहाँ पे, यहाँ पर r² और लगाना, ये मैंने लगाया नहीं है, यहाँ पर r² और लगाओ उसमें। हम्म, यहाँ पे भी r² आएगा। और dv, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए dv की वैल्यू लिख रही है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए जो dv है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में dv कितना होता है, r² साइन थीटा dr d थीटा और d फाई, ये होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला तो इसको सॉल्व कर लो, इसको ये वाले को, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ बनेगा r⁻5, r⁻5 को जब सॉल्व करोगे तो वो बनेगा 5r⁻4, 5r⁻4 और यहाँ पर r² होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 5r², r4 बनेगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 5r², और ये है इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन r साइन थीटा dr d फाई और d थीटा। अब देखो आपको स्पेयर बोला है, स्पेयर, तो स्पेयर का जो वॉल्यूम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 4/3 πr³ स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो कितना आना चाहिए, 4/3 πr³, तो ये हो जाएगा 5r² और ये हो जाएगा 4/3 πr³। नहीं एक मिनट रुको, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो ये 5 को बाहर रखो और ये r⁻4 हो जाएगा अंदर, r⁻4 dr एक इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा एक इंटीग्रेशन हो जाएगा और डी फाई एक इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसकी लिमिट तो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 2π, इसकी लिमिट होगी 0 से पाई और इसकी लिमिट होगी 0 से a, रेडियस हमें दे रखी है a। ये डी फाई की जो लिमिट आएगी यहाँ से तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 2π, और साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो बनेगा -cos θ, और -cos θ जो आंसर आपको देगा 2, है ना, क्या आंसर देगा 2, तो यानी कि ये जो आंसर है यहाँ से ये, इसका आंसर आएगा 4π, और यहाँ से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा r⁻5/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और a⁻5 बन जाएगा। आंसर हमारे पास जो फाइनल आ जाएगा, फाइनल आंसर वो आ जाएगा 4πa³ a5, 4πa5, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4πa5 जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर? हाँ भाई, क्लियर है ना यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है एक वेक्टर फील्ड दिया है, उस वेक्टर फील्ड की वैल्यू एफ वो है 4x आई कैप माइनस 2y² जे कैप और प्लस z² के कैप। ये हमें वेक्टर फील्ड दिया है और कहा है कि थ्रो द सरफेस बाउंडेड बाय द रीजन x² प्लस y² इक्वल्स टू 4, z की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक। अब देखो ये जो बाउंडेड रीजन बन रहा है, ये बन रहा है एक सर्किल। मैंने कैसे पहचान लिया ये सर्किल है? ये मैंने ऐसे पहचान लिया कि नीचे तो इसका बेस तो बन गया, क्या सर्किल बन गया, जिसकी रेडियस हो गई 2, और z की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 3 तक। तो z की वैल्यू तो कितनी हो गई 3, और ये बन गया एक्स वाई, ये हो गया x, ये हो गया y। तो इसकी रेडियस जो हो गई वो कितनी हो गई, 2 हो गई। इसकी रेडियस कितनी हो गई, 2। इसका डाइवर्जेंस निकालो सीधा सीधा। फ्लक्स निकालना है, यहाँ पर हमें बोला है फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू निकालिए। तो फ्लक्स की वैल्यू जो, इसको मैं सीधा ऐसे लिख दूंगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डीवी। अब ये क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है ना। अब ये क्या बन रहा है, सिलेंडर। तो सिलेंडर के केस में डाइवर्जेंस की जो वैल्यू थी वो क्या थी, सिलेंडर के केस में थी 1/रो, डेल रो, रो ए रो, 1/रो, डेल फाई ए फाई, डेल जेड ए जेड। ये सिलेंडर के केस में फ्लक्स की वैल्यू। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखें, मैं एक बार उसको कॉपी करके ले आता हूं यहाँ पर। रो का मतलब है रेडियस, है ना। तो एक्स वाई जेड में पहले इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। एक्स वाई और जेड, यहां पर लिखा हुआ है एक्स में, ये वाई में है और ये जेड में है। ये किस में है, रो में है, फाई में है और ये जेड में। अगर पहले, एक तो तरीका ये है कि पहले मैं इसको कन्वर्ट करूं, इसमें करूं, ए जेड में कन्वर्ट करूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको सीधा सीधा ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व कर दूं, इसमें सॉल्व कर दूं कार्टेशियन में। तो अगर इसको मैं कार्टेशियन में सॉल्व करूंगा तो इसका जो डाइवर्जेंस होगा वो क्या होगा, बहुत आसानी से निकलेगा। तो इसका डाइवर्जेंस अगर मैं कार्टेशियन में निकालूं तो वो ज्यादा आसान होगा, बजाय इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर। तो इसका डाइवर्जेंस अगर मैं कार्टेशियन में निकाल देता हूं तो ये क्या बनेगा, 4x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये बन जाएगा 4। ये है 2y² है तो ये बन जाएगा 4y, और ये क्या बन जाएगा 2z, 2z। और वॉल्यूम जो है उसको मैंने कार्टेशियन में लिख दिया dx dy और dz। क्या लिख दिया, dx dy और dz। अब इसको कन्वर्ट कर दो, अब आसान हो जाए। अब कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर x क्या लिखा जाता है, x लिखा जाता है, ये फाई बनता है, x लिखा जाता है रो कॉस फाई, y लिखा जाता है रो साइन फाई, और जो z है वो क्या लिखा जाता है, z लिखा जाता है। अब कन्वर्ट करो तो फ्लक्स की वैल्यू रो, ये 4 का 4 रहने दो, 4y की जगह कितना हो जाएगा, रो साइन फाई, रो साइन फाई, और 2z एज इट इज। यहाँ dx की जगह कितना हो जाएगा, dx की जगह ये वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम सिलेंड्रिकल के केस में जो वॉल्यूम था वो कितना था, सिलेंड्रिकल के केस में वॉल्यूम जो लिखा था रो, डी फाई डी जेड। तो सिलेंड्रिकल के केस में वॉल्यूम लिखो, रो, डी रो, डी फाई और डी जेड। तो अब इसमें लगा दो लिमिट, लिमिट लगाओगे तो ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। जो रो है रेडियस, रेडियस की जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 0 से 2। रेडियस की जो लिमिट है वो 0 से 2, रो इक्वल्स टू 0 से रो इक्वल्स टू 2, ये रेडियस की लिमिट है। पाई एंगल की जो लिमिट रहेगी वो 0 से 2 पाई रहेगी, और जेड की जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 0 से 3।
तो इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 84 पाई। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 84 पाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बोला है इवेल्युएट। इवेल्युएट आई। आई का मतलब है इंटीग्रल। वैल्यू में दिए है एक्स क्यूब डी वाई डी जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी जेड डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड डी एक्स और डी वाई। ये वैल्यू में सॉल्व करनी है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है कुल मिलाकर। Where S is a closed surface bounded by the planes. Where S is a closed surface bounded by the plane. Bounded by the plane. Planes Z equals to 0 to Z equal and Z equals to B. And the cylinder एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हमें ये साफ साफ पता लग रहा है कि कौन सा है ये सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए क्या करें, इसको डाइवर्जेंस के फॉर्म में लिखें। हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो इसको डाइवर्जेंस के फॉर्म में लिखें। भाई मैं इसको डाइवर्जेंस के फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं पहले ये समझो। ये दो दो जो क्वांटिटी हैं डी वाई डी जेड डी एक्स ये बना रही है सरफेस इंटीग्रेशन। डी वाई डी जेड डी एक्स डी वाई ये बना रही है सरफेस इंटीग्रेशन। तो ये सरफेस इंटीग्रेशन है, यहाँ पर जो हमें दिया है ये सरफेस इंटीग्रेशन है। तो सरफेस इंटीग्रेशन को हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर जो वेक्टर होगा इसके अंदर कुछ वेक्टर होगा तो वेक्टर कैसे लिखा होगा, वेक्टर लिखा होगा, मान लो वो है ए, तो वो वेक्टर होगा एक्स क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप प्लस वो होगा एक्स स्क्वायर जेड और के कैप, ये वेक्टर होगा। और जो एरिया वेक्टर बन रहा है वो डी वाई डी जेड डी एक्स और डी एक्स डी वाई। तो हम क्या करेंगे, इसको गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर देंगे। इसके अंदर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन के अंदर। तो मैंने लिख दिया डाइवर्जेंस ऑफ ए और डीवी। डीवी की वैल्यू डी एक्स डी वाई डी जेड लिख दूंगा एक बार के लिए। इसको सॉल्व कर लो पहले। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो कार्टेशियन में इजी होगा सॉल्व करना है। तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स क्यूब प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड। डीवी को एज इट इज रहने दो, पहले इसको सॉल्व करो। एक्स क्यूब जो है वो कितना बनेगा, 3x स्क्वायर है ना। एक्स क्यूब जो बनेगा 3x स्क्वायर, ये बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर और ये बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ बनेगा, ये बनेगा 3x स्क्वायर, ये बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर और ये बनेगा सिर्फ कितना एक्स स्क्वायर, यही बनेगा ना। और ये डीवी रहेगा ये, तो यहाँ से बन जाएगा 3 4 5 5x स्क्वायर बनेगा ये। तो 5 कॉमन आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर डीवी। अब इसको कन्वर्ट कर दो सिलेंड्रिकल में। एक्स की जो वैल्यू है उसको आप क्या लिखोगे, रो कॉस पाई। बाकी डीवी की वैल्यू आपको पता ही है क्या लिखनी है, रो डी फाई डी जेड। तो ये बन जाएगा 5 रो कॉस फाई, यानी कि रो पावर 5, ये हो जाएगा रो 5, नहीं 5 क्यों होगा, स्क्वायर है ये, स्क्वायर रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। और डीवी की जो वैल्यू है वो कितनी है, रो
डी रो, डी फाई और डी जेड। अब यहाँ पर आपको लिमिट यूज करनी है, तो लिमिट जो है वो यूज होगी, ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है। तो रो की जो लिमिट है वो तो है 0 से a तक, रो की लिमिट, पाई की लिमिट 0 से 2 पाई, और z की जो लिमिट है 0 से b। तो रो क्यूब कॉस स्क्वायर फाई डी रो डी फाई और डी जेड, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5/4 पाई बी ए 4, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये थी कौन सी थ्योरम? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। फिर एक और थ्योरम होती है इसकी तरह, जिसको हम कहते हैं स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम में क्या करना होता है हमें? स्टोक्स थ्योरम में हमें लाइन इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करना होता है, किसमें? एरिया इंटीग्रेशन में। लाइन इंटीग्रेशन है क्लोज सरफेस का, मान लो ये वेक्टर है और उसका लाइन इंटीग्रेशन हमने करा हुआ है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एरिया इंटीग्रेशन में। एरिया इंटीग्रेशन में कैसे? कर्ल के फॉर्म में, कर्ल ऑफ एफ, और ये एरिया इंटीग्रेशन में हमने कन्वर्ट कर। गाउस डाइवर्जेंस में हम सरफेस को कन्वर्ट कर रहे हैं वॉल्यूम में, और स्टोक्स थ्योरम में हम लाइन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? एरिया इंटीग्रेशन में। यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगता है, डॉट। यहाँ किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? इसको एरिया इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन बोला है द वैल्यू ऑफ f.dr where c is the curve bounded by x square plus y square greater than equals to 4, और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16, और x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और एफ वाई एंड एफ जो है उसकी वैल्यू में दिए है -y_i प्लस x_j प्लस z_k। तो इसकी वैल्यू में बतानी क्या होगी? 24 पाई, ऑप्शन बी है 20 पाई, ऑप्शन सी है 25 पाई, और ऑप्शन डी है 30 पाई। आपको निकालना है f.dr, और जो बाउंडेड कर्व है वो दो सर्किल है, 4 से ज्यादा है और 16 से कम है, यानी कि 2 और 4 के बीच, रेडियस जो है वो 2 और 4 के बीच है। ज्यादा है, ज्यादा का मतलब कंटूर इंटीग्रेशन क्लॉकवाइज, कम का मतलब कंटूर इंटीग्रेशन एंटी क्लॉकवाइज। हम यूज करेंगे यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम। तो हमारे पास जो बाउंडेड रीजन है वो कुछ इस तरह से, एक तो ये हो गया और एक हो गया ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4, और यहां बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16, यानी कि जो बाउंडेड रीजन है वो ये है, ये बाउंडेड रीजन है। तो इसके अंदर वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो f.dr
को हम कर्ल में लिख लेंगे, कर्ल ऑफ एफ और डॉट डी ए। पहले तो कर्ल निकाल लो, कर्ल ऑफ एफ। तो कर्ल ऑफ एफ निकालोगे तो ये लिखा जाएगा आई जे के डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। यहाँ वैल्यू क्या दी हुई है? यहाँ वैल्यू दी हुई है हमें, कहाँ गया ये रही, माइनस वाई एक्स और जेड, माइनस वाई एक्स और जेड। तो यहाँ कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कर्ल ऑफ एफ की जो वैल्यू है, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगी 2k कैप। ये कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू आ गई। डीएस चाहिए, डीएस। तो डीएस कौन सी डायरेक्शन में ले? हमारे पास दो ही तो है, एक है एक्स और एक है वाई। तो डीएस एरिया वेक्टर जो आएगा वो परपेंडिकुलर जाएगा इसके, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर जाएगा। ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर किस किस से मिलकर बन रहा है? एक्स से और वाई से। और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी? परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यानी कि के कैप में। तो जो डी ए वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई, और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गई, ये बाहर की तरफ आ गया। तो इसका अब लाइन इंटीग्रेशन, कर्ल ऑफ एफ और डी ए। कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 2k। और डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ? डॉट प्रोडक्ट डी एक्स डी वाई और के कैप। तो के कैप और के कैप ये बन जाएगा 1, यानी कि यहाँ वैल्यू बन गई हमारे पास 2 डी एक्स डी वाई। ये वैल्यू बन गई 2 डी एक्स डी वाई। अब डी एक्स जो डी वाई है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखे हम। अगर कोई रेडियस है, मान लो यहाँ पर रेडियस, ये एक्स रेडियस है, ये आर है। तो ये अगर यहाँ से थीटा एंगल बना रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो डी एक्स डी वाई की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा। डी एक्स डी वाई की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा। डी एक्स डी वाई हो जाएगा आर डी थीटा। अब यहां से बस इसको इंटीग्रेट कर दो। तो डबल इंटीग्रेशन जीरो से, एक तो हो जाएगा थीटा की जो वैल्यू है वो चलेगी माइनस पाई से और पाई तक, माइनस पाई से पाई तक थीटा की वैल्यू। या जीरो से 2 पाई भी लिख सकते हो आप इसको, जीरो से 2 पाई भी लिख सकते हो, माइनस पाई से पाई की जगह। और जो आर की वैल्यू चल रही है वो चल रही है 2 से लेकर, और आर की वैल्यू कहां तक चल रही है? 4 तक। ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, आर और डी थीटा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 24 पाई। ये जो वैल्यू है माइनस पाई से पाई की जगह आप जीरो से 2 पाई भी लिख सकते हो। आंसर आ जाएगा 24 पाई। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया? 24 पाई। हालांकि जो डाइवर्जेंस थ्योरम है और स्टोक्स थ्योरम है, उनके ऊपर क्वेश्चंस कम आएंगे। अगर मैं सीयूईटी पीजी एग्जाम की बात करूं तो उसमें इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है, टाइम खा जाएंगे तुम्हारा। हाँ, ये जरूर पूछे जा सकते हैं, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन। कौन से वाले? इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, जो ये यहाँ से निकलने वाले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से डाइवर्जेंस की वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू, कर्ल की वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनमें ध्यान रखना, कोई भी चीज थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे मैंने वो आपको बताया था डाइवर्जेंस वाला, स्पेरिकल का लिखा था, मैंने आर स्क्वायर लगाना भूल गया, आर स्क्वायर लगाना भूल गया, तो वो क्वेश्चन गलत हो सकता था, क्योंकि वो बस वहां पर आर पावर 5 आ रही है, और अगर आर स्क्वायर नहीं लगाओगे तो आर क्यूब हो जाएगा। तो दिमाग से निकल सकती हैं ये चीजें, तो इनको बार बार देखते रहना।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर एंड वेक्टर अलजेब्रा। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मैट्रिक्स, जो कल से स्टार्ट करेंगे, तो कल से हम देखेंगे मैट्रिक्स। वेक्टर वेक्टर अलजेब्रा में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा जिन पे आपको फोकस रखना है, वो क्वेश्चन कौन से हैं? ग्रेडियंट के, डाइवर्जेंस के और कर्ल के। ग्रेडियंट के, डाइवर्जेंस के और कर्ल के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर ज्यादा फोकस रखना। ये जो क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन वाले हैं, ये वाले हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे। हाँ, ये जेस्ट वगैरह जैसे एग्जाम है वहां पर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर खूब टाइम होता है, 3 घंटे का टाइम होता है। वहां पर क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी अच्छी खासी होती है, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आज के लेक्चर में कराए हैं। ये सीयूईटी के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। सीयूईटी पीजी में ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे, अगर होंगे यहाँ से, तो वो होंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है।